आईआईएफएल यानी कि इंडिया इन्फोलाइन, इस ग्रुप का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं इस ग्रुप के फाउंडर निर्मल जैन साहब से, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और हिंदुस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है। पिछले 20 सालों से वो लगातार इस कारोबार में हिंदुस्तान का सबसे पहला जिसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकरेज 5paisa.com आपने शुरुआत की। उसके बाद आपकी 3 बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं, आईएफएल फाइनेंस, 361 जिसे पहले आप आईएफएल वेल्थ के नाम से जानते थे, और आईएफएल सिक्योरिटीज़ जो कि कैपिटल मार्केट का कारोबार करती है। जैन साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, और साथ ही आईआईएम अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट भी किया है। तो सारी बड़ी बड़ी डिग्री जैन साहब के पास है। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है टीवी पर। वैसे कभी कभार बाहर मुलाकात हो जाती है, टीवी पर लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। सबसे पहले राय आपसे बजट पर ही लेना चाहता हूँ। एज एन एंटरप्रेन्योर, आपके तो पास तो मतलब कई सारी हेड्स हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, आप कॉर्पोरेट्स को सलाह भी देते हैं, राय देते हैं, आपकी खुद की लिस्टेड कंपनियां, साथ ही कैपिटल मार्केट्स पर भी आप गहरी पकड़ रखते हैं। कैसा लगा बजट आपको? बजट बजट बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी है, ग्रोथ ओरिएंटेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है। उसके बावजूद दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो फिस्कल डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं, पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने फिस्कल डिसिप्लिन भी रखा है। जो बजट डेफिसिट है वो अगले साल 4.3% पे होगी, जो कि 4.5 से कम का जो उनका प्रॉमिस था उन्होंने पूरा किया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस बजट में हुई है, जैसे कि इनकम टैक्स के बहुत सारे प्रोविजन सिंप्लीफाई हुए, उसकी कहीं कभी चर्चा नहीं हुई। जो डेटा सेंटर के ऊपर 20 साल का जो टैक्स एग्जेम्पशन, ये पहली बार हुआ है क्योंकि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक का तो फिर भी सुना होगा। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि जो एआई से पूरी दुनिया में एक क्रांति और रेवोल्यूशन हो रहा है, और उसका जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर में हर देश में हर जगह होगा। सो आज इंडिया में जो डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है। मतलब अगर उसे हम अपने डिमांड से अगर कंपेयर करें तो उसमें ये जो अ, ये काफ़ी प्रैग्मेटिक जो स्टेप लिया है कि 20 साल तक आपको इनकम टैक्स, जो फॉरेन डेटा सेंटर्स अगर यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो उनको इनकम टैक्स की पूरा एग्जेम्पशन दिया जाएगा। इससे बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर। वो इन्वेस्टमेंट का काफ़ी कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है क्योंकि डेटा सेंटर बनता है तो ज़मीन की डिमांड बढ़ती है, पावर की डिमांड बढ़ती है, तो उससे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी डिमांड बढ़ेगी। उसके अलावा उसमें ट्रांसफार्मर, केबल, वायर, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेबर, एम्प्लॉयमेंट होता है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा हमने देखा कि 2 बड़े अपना ईयू के साथ आई थिंक अपनी सरकार ने काफ़ी समझदारी से अब दुनिया में हर जगह से एक ऑलमोस्ट ट्रेड डील हो गई है। और ईयू एक बहुत बड़ा मार्केट है जिससे हमने बहुत सालों से इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ किया था। यहाँ पे क्योंकि अगर आप देखो तो जैसे टेक्सटाइल जैसी चीज़ में जहाँ पे इंडिया को नेचुरल एडवांटेज है, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट इंडिया से 3 गुने से भी ज़्यादा है। तो मतलब ये कोई गर्व की बात नहीं है, पर अब ये सब चीज़ें ठीक होगी क्योंकि ईयू के साथ जो अ, ट्रेड डील हुई है उससे जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड अपने सेक्टर्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद जो अमेरिका के साथ जो एक मार्केट के ऊपर एक ओवरहैंग था पिछले पूरे साल भर में, क्योंकि ये ट्रेड डील नहीं हो रही थी, बहुत सारे स्टेटमेंट इधर से उधर घूम रहे थे, तो लोगों को डर था। और अमेरिका एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली देश है और डेमोक्रेसी है, क्योंकि इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है। तो उसके साथ काफ़ी पेशेंस से और काफ़ी अच्छी ट्रेड डील हुई है मेरे ख्याल से। और जो अब ड्यूटी है वो अब 25 से भी कम होके 18 हो चुकी है। और दोनों देशों में अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि आज अगर देखो तो जो देश की साइज़ है उसकी तुलना में हमारा जो अमेरिका के साथ व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बहुत ही कम है। अगर वो दोनों बढ़ेंगे तो दोनों देश के लिए अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद मार्केट में काफ़ी स्टेबिलिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सेंटीमेंट आना चाहिए, क्योंकि पिछले साल में इमर्जिंग मार्केट में इंडिया ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। इस साल मुझे लगता है कि इंडिया आउट परफॉर्म करेगा इमर्जिंग मार्केट में। बहुत सारा पैसा यूए इमर्जिंग मार्केट में जा रहा है। बहुत क्योंकि पिछले साल मतलब मार्केट का आउट परफॉर्मेंस था और बहुत कैपिटल अटैक किया। तो मैं समझता हूँ कि अ, ये अब पैसा इंडिया में भी आएगा और इस पूरे साल में उससे मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने भाई बजट के अलावा भी
ईयू और अमेरिका के साथ ये जो बड़ी ट्रेड डील्स हुई है, ये भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। क्योंकि आपके बिज़नेसेस जैन साहब ज़्यादातर कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं और कैपिटल मार्केट को एक ही वजह से बजट पसंद नहीं आया है, एसटीटी का बढ़ाना, चाहे वो फ्यूचर्स पे हो और ऑप्शंस पे हो। इसे कैसे देखते हैं आप दोनों लिहाज से, मार्केट के लिहाज से भी और आपके अपने बिज़नेसेस के लिहाज से भी कितना असर रहेगा? तो जो एसटीटी का बढ़ाना है, उसमें जो सरकार का इंटेंशन है, वो ये है कि कुछ छोटे लोग जो हैं वो इस बाज़ार में पैसा खोते हैं और रैम्पेंट ट्रेडिंग होती है। पर मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है इस बाज़ार में, अगर आप देखो तो 30-34 लाख लोग इन्वेस्टर्स जो हैं, वो डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, एनएसई का डेटा है। उसमें से कुछ 1 डेढ़ लाख इन्वेस्टर्स जो हैं, वो 90% से ज़्यादा वॉल्यूम अकाउंट करते हैं। और कुछ 15,000 कस्टमर्स हैं, वो 67% ऑफ डेरिवेटिव्स वॉल्यूम करते हैं मार्केट में। अब अगर देखो ये जो वॉल्यूम करते हैं, इससे मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है, डेप्थ मिलता है। आज अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इसलिए आते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी है। अगर लिक्विडिटी है तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, इम्पैक्ट कॉस्ट कम है, मार्केट में एंट्री और एग्जिट आसान है, और कोई भी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है, एफआई या एपीआई जो बोलते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ तक छोटे कस्टमर्स का सवाल है, वो अगर उन उ मैं नहीं समझता हूँ कि वो एसटीटी बढ़ने से रुकेंगे, क्योंकि वो जितना करते हैं थोड़ा कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, पर जो अगर वो कर रहे हैं तो न तो छोटे कस्टमर्स का ट्रेडिंग या सट्टा बंद होगा, उसका ट्रेडिंग या सट्टा बंद करने के दूसरे बहुत सारे उपाय हैं। आप उन्हें एजुकेशन दीजिए, और एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप समझो कि 2 लाख रुपए की कैश मार्जिन रखो। मैंने पहले जब बात की थी तो कुछ लोग कहते हैं कि 2 लाख रुपए की कैश मार्जिन इसलिए नहीं रख सकते हैं। लोग कहेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर्स में भेदभाव हो रहा है। मगर ये तो हो ही रहा है, ये तो होगा ही, क्योंकि आप पीएमएस में 50 लाख की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एआईएफ में 1 करोड़ की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स में और भी बड़ी रिक्वायरमेंट है। आप अगर 2 लाख की कैश रिक्वायरमेंट रखो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि 34 लाख कस्टमर से 68,000 करोड़ रुपया मार्केट में आएगा। तो उससे क्या होगा, जो बहुत छोटे कस्टमर्स हैं, जो 5,000, 10,000 500, 1000 रुपये में जो सट्टा करते हैं और पैसा खोते हैं, वो अपने आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। तो एसटीटी जो है उससे, मतलब मार्केट में अगर वॉल्यूम कम होगा तो उससे लिक्विडिटी पे असर पड़ेगा, और बहुत ही छोटा रेवेन्यू है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। पर एनीवे एक चीज़ अच्छी है कि इसके बाद जो यूएस की जो डील हो गई, तो उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट में, एक बार नहीं हुआ, भूल गए लोग उसको। और वो, पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप मुझे पूछें अनिल जी, तो मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखो, तो ये मार्केट जो है दुनिया के सबसे बड़े मार्केट की तुलना में, जैसे आज अमेरिका का मार्केट बहुत ही बड़ा है, पर इंडिया के मार्केट में पोटेंशियल है कि वो ग्रो करे यहाँ से बहुत तेजी से, और दुनिया के टॉप 2-3 मार्केट्स में बने। तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपने एकदम सही कहा एक्चुअली कि जब हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए एक लिमिट हो सकती है, तो फिर एफएनओ में ट्रेड करने के लिए अगर 2 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मार्जिन लिमिट रखी जाए तो गलत किया है। उससे शायद बहुत छोटे ट्रेडर्स जो 10 20 25 हज़ार का सट्टा करते हैं, वो अगर बाहर हो गए तो नेचुरली जो सबसे बड़ी समस्या है, जो एकदम छोटे ट्रेडर्स पैसा खोने में, वो हो जाएगा। हाँ, और जो बड़े हैं वो जी, तो होशियार लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल लोग हैं, जी। उनके पास रिसर्च है, एल्गोरिदम है और पैसा भी है उनके पास। नहीं, नहीं, बहुत बहुत सिंसियर आपका सजेशन है ये, वाक़ई में गौर करने लायक है। जैन साहब, एक चीज़ और जानना जो चाहता हूँ ये कि क्या कुछ बदलेगा ट्रेड डील के बाद में? क्योंकि क्या ये समझा जाए कि अब एक जो बड़ी तलवार लटकी हुई थी वो हट गई, चाहे वो इकोनॉमी के लिहाज से देखें, चाहे बाज़ार के लिहाज से देखें? मैं समझता हूँ बड़ी तलवार हट गई इकोनॉमी और बाजार के, और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल के लिहाज से भी, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर हम, हमारे जो बड़े देश हैं, जो हमारे जैसे लोकशाही लोकतंत्र के देश हैं, वो हमारे दोस्त होने चाहिए। उसके साथ हम कोई अनबन या तनबन में बहुत लंबे समय तक बने रहे तो अच्छा नहीं है। तो सेंटिमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप अगर देखो ना, तो इसमें हमें एक मौका मिला कि हम ईयू के साथ भी बहुत अच्छी डील कर लें। उससे जो हमारे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल है, लेदर लेदर है, श्रिम्प फार्मिंग है, और इवन जेम्स एंड ज्वेलरी है, इन सब सेक्टर को जो एक मार लगी थी पिछले साल में, इन्होंने बहुत ही मतलब जो ड्यूटी का इम्पैक्ट बहुत का अच्छा नहीं हुआ इनके ऊपर, तो वो उसमें काफ़ी तेज़ी से सुधार होगा। इससे रोज़गार के लिए भी अच्छा है, देश के, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और जो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनकी जॉब को भी खतरा था। तो आप, बाज़ार तो एक मतलब है अपनी जगह पे, पर ये इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और जॉब्स के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है।
ठीक बात है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट आपके लिए ट्रेड डील के बाद होता हुआ। आप बताएँ सर, इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय है आपकी? क्या बाज़ार के लिए बुरा वक़्त पीछे बीत बीत चुका, बढ़िया इन्वेस्टमेंट का समय आ रहा है, तेज़ी का समय आ रहा है? और दूसरा एक और राय, चूँकि आप तो गोल्ड लोन में भी प्राइवेट प्लेयर्स में सबसे बड़े हैं, ज़रा गोल्ड और सिल्वर पे भी बताइए, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है सर? इतना ऊपर-नीचे, रोज़ ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे होता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे आपने। तो बाजार में इंडियन मार्केट के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, मैक्रो अच्छे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डेफिसिट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो आप बाजार तो परंतु ये सब चीज़ सबको पता है, इसके लिए बाजार के जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ऊँचाई पर है। एक और चीज़ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अच्छी नहीं लगती है, वो हमारे जो पी मल्टीपल्स वैल्यूएशन जो है, वो दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा है। पर उसके बावजूद बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो आप अगर इन्वेस्ट करें या आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाएँगे इस बाज़ार में। पर ये बाज़ार जो है वो ट्रेडर्स को इतना ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं करता है, और ज़्यादातर जो मैंने देखा है पिछले 30 सालों में, इस बाज़ार में जो ट्रेडर्स हैं बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाते हैं। वो आपको हमेशा बोलेंगे अरे इसमें मैंने ये कमा लिया, पर जब उनको साल के अंत में अगर उनकी बैलेंस शीट देखो तो ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत अमीर बन रहे हैं या कहीं बंगलो या बड़ी गाड़ी ले रहे हैं। तो मेरी ये राय है कि आप इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में, या तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लंबे टाइम तक होल्ड कीजिए, या फिर बेस्ट म्यूचुअल फंड के जरिए कीजिए, एसआईपी के जरिए कीजिए, क्योंकि अगर हर महीने आपकी इनकम है तो हर महीने सेव कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। अब गोल्ड और सिल्वर में नहीं, प्राइवेट में हम लोग सबसे बड़े नहीं है, मुथूट फाइनेंस सबसे बहुत बड़ा है। पर जो गोल्ड और सिल्वर में फंडामेंटली चेंज हुए, सिल्वर बहुत ही वॉलेटाइल है, और सिल्वर के अगेंस्ट में लोन तो हम देते हैं, और मैं जानता भी नहीं उस सेक्टर उस कमोडिटी के बारे में ज़्यादा। जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, फंडामेंटली सेंट्रल बैंक, क्योंकि जब तक जो अमेरिका की नीति है, जो ट्रम्प का एटीट्यूड रवैया है उससे, और जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हुई है, उससे एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि अब सेंट्रल बैंक हर करेक्शन पे, हर मौके पे गोल्ड रिजर्व बढ़ाएँगे। वो डॉलर पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। और देश के हर बड़े-बड़े देश, रसिया हो, चाइना हो, इंडिया हो या कोई भी हो। तो ऐसी स्थिति में गोल्ड में एक फंडामेंटल सपोर्ट तो उसको मिलेगा हर डिमांड का। मैं नहीं समझता हूँ कि जो पुराने भाव थे वो हमको बहुत जल्दी से देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ समय पहले गोल्ड 40,000 का भी भाव था, आज 4 गुना हो गया। कुछ ही वर्षों में, कुछ ही सालों में। पर फिर भी एक कमोडिटी है, वॉलेटाइल है, कभी भी 10, 20, 25, 30% करेक्शन आ सकता है। और जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, हम लोग कंज़र्वेटिव होने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो 75% जो लिमिट है, उससे काफ़ी कम 70, 67 पे ही लिमिट करते हैं। हम लोग कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज़ करते हैं कि अगर आप एलटीवी कम रखोगे, मतलब अगर आपकी गोल्ड ₹100 का है, 75 की नहीं पर ₹65 की लोन लो, तो हम आपको इंटरेस्ट कम करेंगे, और काफ़ी एडवांटेज रहेगा कस्टमर्स को उसमें। तो ये कमोडिटी है, तो इसमें थोड़ी-सी रिस्क एवर्जन की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी झटका लग सकता है, भले लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स अच्छे हों। अ, पर जहाँ तक गोल्ड लोन का सवाल है, अनिल जी, क्या हुआ कि पिछले साल 2 सालों में अनसिक्योर्ड लेंडिंग कम हो गई है। जब आरबीआई का क्लैम्पडाउन हुआ, तो जो बहुत सारे छोटे बिज़नेसमैन थे, अब अगर उनको अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, जो बहुत ही छोटे थे, उनको नहीं मिल रही है, तो वो अब गोल्ड लोन ले रहे हैं, और उससे भी डिमांड में काफ़ी ग्रोथ है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है पूरी राय आपके लिए बाज़ार पर और सोने-चांदी पर। जैन साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत आपने धन्यवाद। बड़े दिन समय दिया और विस्तार से बजट, बाज़ार, साथ ही ट्रेड डील्स पर आपने अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात की उम्मीद करते हैं। आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।